नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने एवं उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये चुनाव, एक उपचुनाव आया है वहाँ से, पश्चिम बंगाल से, जिसमें कि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से विजयी हुई है और उसके दो उम्मीदवार भी जीते हैं। और देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो यूट्यूबर्स हैं, खास करके वो हर्षवर्धन त्रिपाठी वगैरह जो है, वो मैंने बीजेपी की इतनी बुरी हार के प्रति नहीं कह रहे थे, वो दिखा रहे थे कि वो जो वाम दलों को कितना वोट मिला है और कांग्रेस को कितना वोट मिला है। ये तो उनके दिमागी दिवालियापन का एक नमूना है। भारतीय जनता पार्टी के जो सुबह सालार हैं उनका, लेकिन समस्या उससे भी बहुत विकराल है। यह है भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके हमारे मोदी जी को मालूम है कि ममता बनर्जी जैसी बने समाज विरोधी और देश विरोधी शख्सियत जो है, जब तक सत्ता में आसीन रहेगी तो वहाँ किसी का भी चुनाव जीतना वो लगभग नामुमकिन सा है। ऐसी रिपोर्टें वहाँ उधर से आ रही हैं कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जो पूरी मशीनरी और पुलिस इत्यादि जो है और उसके आधार पर वो गुंडागर्दी, वो दबंगई, वो माफियावादी जो है के बल पर जो है कोई और जो है वो जीत ही नहीं सकता। देश ने देखा होगा कि इसी प्रकार वामपंथी जब वो 38 साल तक जो सत्तासीन रहे, इसी के बल पर गुंडागर्दी और माफियागिरी यानी माफिया राज, दादागिरी, हिंसा, इसी के बूते पर कोई उनकी लोकप्रियता नहीं थी। तो ये जो ममता बनर्जी है, ये वाम दलों की जो राजनीतिक दुष्टता है और जो जीएनपीसी से तो निकली ही है, तो इन दोनों की दुष्टताओं का वो समुच्चय और उसका कई गुना कर दीजिए, वो शख्सियत है ये ममता बनर्जी। तो ये श्री मोदी जी को भी मालूम है या मालूम होना चाहिए कि उसको सत्ता में बिठा करके जो है वो चुनाव जो करवा रहे हैं, वो सीधे वो लोकतंत्र की हत्या है। और देश के हित में
देश के हित में यह आवश्यक था या उत्तम होता कि उस ममता बनर्जी को बर्खास्त करके तब आप जो है वो और सेंट्रल फोर्सेस को लगा करके यदि आप चुनाव कराते तब वहाँ वो जन भावनाओं का जो है परिलक्षण होता। लेकिन ये मोदी जी जो है वो सिर्फ जो है एक नाटकीय अवतम भरने के अलावा यानी भरने के अलावा इनकी कोई और मंशा नहीं है। ममता बनर्जी को अपरोक्ष रूप से एक्स्ट्रा देना और अपने कार्यकर्ताओं अपने राज्यपाल को अपमानित करवाना और कार्यकर्ताओं को पिटवाना और खास करके जनता की आकांक्षाओं का हनन, उसकी हत्या, ये सिर्फ जो है मोदी जी की जो है वो जो दोहरी नीति है उसी का ये जो है वो दुष्परिणाम है। आजकल YouTube पर टीवी डिस्कशन में जहाँ एक और ये जो टीवी चैनलों पर उसको इस जीएनपीसी को पुनर्जीवित करने के लिए तमाम जो है इस तरह का माहौल बनाने की कुछ चेष्टा चल रही है, वो यूट्यूब पर भी और टीवी चैनलों पर। तो दूसरी ओर इस तरह का विलाप देखने को भी मिलता होगा और वो उस तरह का विलाप जो है बीजेपी भी करती हुई दिखाई देती है कि कांग्रेस में बड़ा कलह है, कांग्रेस मर रही है, कांग्रेस समाप्त हो रही है। यानी कांग्रेस के कमज़ोर होने का, कांग्रेस के मरने का बहुत ही कष्ट हो रहा है बीजेपी को। ये बीजेपी को भी, यह भारतीय जनता पार्टी को भी, श्री मोदी जी को भी और ख़ास करके हमारे जो देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को मालूम होना चाहिए कि यह जीएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है। यदि वो कमज़ोर हो रही है, हालांकि वो कमज़ोर हुई नहीं है। मैं श्री मोदी जी का, बीजेपी वालों का भ्रम मैं दूर कर दूं, वह कमज़ोर नहीं हुई है। जब तक टीएमसी जिंदा है, जब तक समाजवादी पार्टी जिंदा है, जब तक बहुजन समाज पार्टी जिंदा है, जब तक आरजेडी जिंदा है, जब तक एनसीपी जिंदा है और टीडीपी और डीएमके जिंदा हैं, यह उसी जीएनपीसी के, जो जीएनपीसी इस देश को टुकड़े टुकड़े करके बर्बाद वो बर्बाद करने पर आमादा है। और इसी उद्देश्य से वो कन्हैया कुमार जो है वो कम्युनिस्टों को छोड़ करके इस कांग्रेस में आया है कि जो उसने नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, अपने उसी मंसूबे को पूरा करने के लिए। और फिर उसी संगठन में आकर के ये शामिल हुई है, वो शामिल हुआ है जो खुद भारत को टुकड़े टुकड़े करके बर्बाद करना चाहती है ये जीएनपीसी। तो यदि वो कमज़ोर हो रही है, समाप्त हो रही है, ये हमेशा देश के हित में है। इस पर जो विलाप हो रहा है बीजेपी का, और इस पर जो विलाप कर रहे हैं टीवी चैनल वाले, इसी से पता चलता है कि ये बीजेपी और
टीवी चैनल वाले वो कितने यानी जो 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 देश के हित में है कि ये एनपीसी समाप्त हो भारत की पावन धरती से, उस पर ये बीजेपी का विलाप हो रहा है और टीवी चैनलों का विलाप हो रहा है और मीडिया का विलाप हो रहा है। तो ये कितने देश विरोधी देशद्रोही हैं बीजेपी वाले, जो कि इसका जो है वो खैर खाम वो मना रहे हैं, इसलिए कि इनको देश की चिंता नहीं है, इनको देश की कभी भी चिंता नहीं है। ये जो है उस एनपीसी के कमजोर होने और यानी और समाप्ति की ओर जाने पर जो है बहुत ही विलाप कर रहे हैं बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रवक्ता और ये एक ओर तो ये हालत है, और दूसरी ओर जितनी खतरनाक ताकतें हैं उनके पापों को ढकना। अब जैसे कन्हैया कुमार ने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो चूंकि वो झूठ जो है उसकी जो शिक्षा दीक्षा है वो झूठ बोलने की ही है, और झूठ बोलने के लिए ही जो मोदी जी ने उसके लिए जो कि इतना खतरनाक नारा दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो भी कोई बंद कमरे में नहीं, सरेआम जेएनयू के प्रांगण से। और मोदी जी में जरा भी देशभक्ति है और राष्ट्र के प्रति कोई थोड़ी भी संवेदना है तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस तरह का जो है सरेआम खुलेआम नारा देना जो है हमारे देश की संप्रभुता या सॉवरेनिटी पर सीधा हमला होता है, और हमारे देश की जो भी तत्व हमारे देश की संप्रभुता पर हमला करता है, शासन प्रशासन का ये दायित्व होता है कि ऐसे तत्वों को सीधे सेना के हवाले करते हैं। सेना जो है ऐसे तत्वों को जो कि हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण करता है, इस तरह के खतरनाक वो नारों को दे करके सरेआम उसको तुरंत जो है उसी प्रकार निपटाती है हमारी सेना, जिस प्रकार हमारी सेना जो है दुश्मन की सेना को, जब वो दुश्मन सेना हमारे देश पर आक्रमण करती है तो हमारी सेना मानती है कि उस सेना ने हम पर आक्रमण नहीं किया है, हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण किया है। तो दुश्मन की सेना को उसी सीमा पर ही हमारी फौज जो है उसको 1 मिनट में निपटा देती है। उसी प्रकार जो भी तत्व हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण करते हैं, इस तरह का खुलेआम नारा लगा करके कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको भी सेना हमारी फौज जो है 1 मिनट में वो निपटाती उसको निपटाती है, उसका अंत कर देती है और उसका वारा न्यारा कर देती है हमारी फौज। ये तो अवधारणा रही देशभक्ति का, और देशभक्ति का ये तकाजा यही कहता है। लेकिन श्री मोदी जी जैसे लोग जो कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति का वो खोटा पहने हुए देश है, जो है एक दम्भ और नाटक करने वाले जो है, वो कन्हैया कुमार को देशद्रोही नहीं मानते हैं, और जो है कन्हैया कुमार की इस कृति को देश की संप्रभुता पर हमला नहीं मानते हैं। इसीलिए श्री मोदी जी ने इतने खतरनाक गद्दार कन्हैया कुमार को अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया, और श्री मोदी जी को उसमें शर्म नहीं आई कि हाईकोर्ट ने जब उसको बेल दिया, उसको जमानत दिया,
तो फिल्म उपकार का वो गाना लिख करके वो उसको जो है वो जमानत दे रहा है। किसको? जो हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला वो हमला कर रहा है। इतने खतरनाक नारों को सरेआम माने सरेआम जो इतने भारत विरोधी खतरनाक नारों को दिलवा करके यह श्री मोदी जी जो कि अपने को राष्ट्रवादी और अपने को देशभक्त के रूप में दम भरते हैं, वोट बटोरते हैं, सत्ता हाथ से आते हैं, सत्ता का भोग करते हैं, जो है वो मोदी जी वो कन्हैया कुमार की इस कृति को जो उसने नारे लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको हमारे देश की संप्रभुता पर हमला इन्होंने नहीं माना। लेकिन इसको भी समझने की आवश्यकता है कि यह इनका बहुत बड़ा दम्भ था। दम इस प्रकार था कि पिछले साल लद्दाख के मसले पर जब भारत और चीन के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो लद्दाख की सीमा पर हम अपनी फौज का हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए जब मोदी जी सेना को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को कबूलते हुए कहा था कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा की है। ये उनको मालूम है कि दुश्मन की सेना जब भी आक्रमण करती है हमारे देश पर, तो वो हमारी फौज ये नहीं मानते कि वो फौज जो है वो माने दुश्मन की फौज जो है हमारी फौज पर आक्रमण कर रही है या हमारे देश पर आक्रमण कर रही है। हमारी फौज ये मानती है कि वो हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण करती है। इस मान्यता के साथ जो है हमारी फौज जो है दुश्मन की सेना को वहीं पर परास्त कर देती है, निपटारा कर देती है और उसने निपटारा किया भी। तो कहने का तात्पर्य कि जहां एक और मोदी जी ये मानते हैं कि हमारी फौज ने दुश्मन की सेना को परास्त करके अपने देश की संप्रभुता की रक्षा की है, तो संप्रभुता की रक्षा करने का दायित्व आपका तब भी था जबकि इस घोर गद्दार ने हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बोला। इतने खतरनाक कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये नारा बोल करके जो है इस खतरनाक और घोर गद्दार कन्हैया कुमार ने हमारे देश की संप्रभुता पर हमला बोला। तो यही जो ये सारे जो वाकयात हैं, दृष्टांत हैं, वो इस बात को दिखाते हैं कि मोदी जी का जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति है कितना धोखेबाज वाला है, कितना जो है वो देश को छलने वाला है, कपटपूर्ण है, और देश के लिए कितना वो नुकसानदेह है। और बात यहीं तक नहीं है, बीजेपी के लोग इस कन्हैया कुमार को जो है देश का गद्दार नहीं मानते, देश का घोर गद्दार नहीं मानते, देशद्रोही नहीं मानते। उसकी इस गद्दारी के जो भयावहता है, कितना भयानक है, कितना खुखार और खतरनाक है, उसको ढकने के लिए इन्होंने एक शब्द का इजाद किया है, टुकड़े टुकड़े गैंग। जरा देखें ना कि एक और जहाँ की इसको संबोधित करना चाहिए कि ये देश का सबसे बड़ा गद्दार है, और कोई भी देशभक्त, हमारे देश के तमाम देशभक्त जो है इसको गद्दार मानते हैं। और किसी को भी जो इस देश के खिलाफ नारा लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको हमारे जो है सभी
देशभक्त और हमारी भारतीय अवाम जो है उसको देश का सबसे बड़ा गद्दार वो मान रही है। लेकिन ये बीजेपी इस कन्हैया कुमार को गद्दार नहीं मानती। वो उसने एक शब्द का इजाद किया है, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते ही जो है उस घोर कन्हैया कुमार जो कन्हैया कुमार जो कि घोर गद्दार है, इस देश का देशद्रोही है, उसके देशद्रोह का गद्दारी का पाप धुल गया। तो इस तरह से गद्दारों की देश माने अपने देश के यानी घोर देशद्रोहियों की, गद्दारों की पाप को धुलने का ये भी साजिश चल रही है बीजेपी के द्वारा। तो कन्हैया कुमार जो कि इतना खतरनाक गद्दार है इस देश का, उसको जो है ये बीजेपी वाले जो है वो एक शब्द का इजाद किए हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। वही बीजेपी ये जो है राहुल गांधी जो है कितना खतरनाक गद्दार है इस देश का, और हर मौकों पर उसको सिर्फ जो है पप्पू और जो है और उसके प्रवक्ता बोलते हैं बीजेपी के कि 51 वर्ष का 52 वर्ष का बच्चा नासमझ, पॉलिटिकली इमेच्योर, इन शब्दों से जो है नवाज करके। और ये नहीं, यूट्यूब पर आप लोग देखे जाइए तो आपको मिलेगा कि इस जो इतना खतरनाक गद्दार है ये राहुल गांधी, और हर वक्त झूठ मूठ का वो चीन की सेना भारत में घुस गई और किन बातों पर, जो कि उसके खुद बाप के नाना के ज़माने में चीन की सेना घुसी थी और उसने झूठ बोला था कि हम चले जाएंगे, और गए नहीं, और वहाँ पर जो है वो निर्माण करा लिया, वो गांव बसा दिए उसको। वही नहीं, इसी स्तर का वो भी गद्दार है, क्या करें कि जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया वो छाप रहा है उसको। टाइम्स ऑफ इंडिया ये नहीं कर रहा है कि ये वाकई तब का है जबकि वो 1959 का है। वह भी उस गद्दार वो गद्दार राहुल गांधी की बात को आगे उसका समर्थन करते हुए बस वही कह रहा है कि यानी चीन की सेना घुसी, चीन की सेना घुसी। लेकिन ये सब पूरा श्रेय है, समर्थन है बीजेपी और श्री मोदी जी का कि इतना झूठ और इतना देश विरोधी हरकत ये कर रहा है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के गद्दारी के पाप को छिपाने के लिए बीजेपी जो साजिश कर रही है कि देश के लोग उसको पप्पू माने, इसको नासमझ माने, इसको बेसहुर माने, इसको पॉलिटिकली इमेच्योर माने, और बस यही तक माने, और अधिक से अधिक परिवारवाद, लेकिन देश का गद्दार न माने इसको। ये साजिश चल रही है बीजेपी की इस खतरनाक गद्दार राहुल गांधी को बचाने के और उसके गद्दारी के पापों को छिपाने के। ये हमारे देश के लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझें कि कितना खतरनाक खेल रही है बीजेपी जो है इस मुल्क के खिलाफ। और यही नहीं, तो मैंने बताया कि इस खतरनाक और घोर गद्दार कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग, घोर गद्दार राहुल गांधी को पप्पू, और ये जो अखिलेश वाली जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, यह जो है गुंडागर्दी का दूसरा नाम है, माफिया राज का दूसरा नाम है, दादागिरी का दूसरा नाम है, रंगदारी का दूसरा नाम है। उसको ये बीजेपी वाले कहते हैं ये टोटी चोर है। किस तरह से मैंने देश के अभिशापों उनके खतरनाक करतूतों को ढकने की साजिश कर रही है बीजेपी।
ये उसी प्रकार है। कन्हैया कुमार जब तक कम्युनिस्टों के साथ था, कम्युनिस्टों ने जब उसने, और देखिए एक बात और आवश्यक थी कि जिसमें इसने नारा लगाया, कन्हैया कुमार इतना घोर गद्दार, वो कन्हैया कुमार ने कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसके समर्थन में राहुल गांधी आया था, उसका समर्थन जो है संसद के बाहर भी किया और संसद के अंदर भी किया। उसके समर्थन में ये सीताराम येचुरी भी आया था, डी राजा भी आया था, प्रकाश करत भी आया था, और ये गद्दार केजरीवाल भी आया था। भारतीय जनता दल का सीधा ये पूछना है बीजेपी वालों से और जो श्री मोदी जी से कि क्या इस तरह का जो है वो खुलेआम नारा, इतना खतरनाक नारा लगाना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, क्या हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला नहीं है? जनाब, ये बिल्कुल जो है हमारे देश की और हम तो कहते हैं, मोदी जी से भी कहते हैं और उस गद्दार कन्हैया कुमार से भी कहते हैं, क्या इसी तरह का नारा जो है वो चीन में लगवा देगा कि चीन तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह और चीन की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी? यह बोल करके वो गद्दार कन्हैया कुमार एक सेकंड के लिए भी जो जिंदा वो रह सकता है चीन में? ये सवाल इस गद्दार कन्हैया कुमार से भी है और उस गद्दारी को छुपाने वाले ये यानी और उस गद्दारी के पाप को ढकने वाले बीजेपी वालों से भी है और श्री मोदी जी से भी है। क्या इसी तरह का नारा वो जो है कन्हैया कुमार वो चीन में जाकर के ये लगा सकता है? और चीन के अत्याचार वो दुनिया को मालूम है। सिंजियांग प्रांत में जो इस्लाम आस्था वाले जो समाज है वहाँ पर क्या अत्याचार कर रहा है, तो इसी तरह का नारा वो लगवा करके ये गद्दार यानी जिस चीन की शाह पर जो इसने नारा लगाया, भारतीय जनता दल का उससे भी पूछना है उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार से कि क्या वो चीन में इस तरह का नारा लगा करके कि चीन तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह चीन की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, यह नारा लगा करके क्या हुआ, एक सेकंड भी जिंदा रह सकता है चीन में? यह सवाल उस गद्दार कन्हैया कुमार से भी है और उस कन्हैया कुमार की गद्दारी को ढकने वाले बीजेपी और श्री मोदी जी से भी। जरा करके देख लें उसको। और इसके बाद इस गद्दार कन्हैया कुमार को बचाने वालों का तांता लग गया। इन कम्युनिस्टों ने उसको उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को संसदीय चुनाव लड़ने के लिए 2019 में वो बेगूसराय बिहार से टिकट दे दिया और उस संसदीय चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए वो बॉलीवुड से वो सब गद्दार आए। जावेद अख्तर गद्दार, उसकी बीवी इस देश की गद्दार शबाना आजमी, सुरा भास्कर, ये सब आए थे। यानी सारे गद्दारों को देश के खिलाफ गद्दारी करने का मौका मिला और ये मौका किसने दिया? श्री मोदी जी ने दिया। और तो बताया गया कि इसके बाद जो है फिर उसी गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाए गए। इस जो न्यूज़ 18 इंडिया का जो गद्दार है किशोर अजवानी के द्वारा, और किशोर अजवानी जैसे पत्रकार की गद्दारी तो ये देश देखे। भारतीय जनता दल ने तो कई बार वो बता भी चुका है कि ये गद्दार किशोर अजवानी ने यहाँ तक कह दिया कि यदि किसी ने
ये कह ही दिया कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? ये गद्दार जो है एंकर या पत्रकार जो है बोला था उसे कन्याकुमारी के टॉक शो में। ये मोदी जी को दिखता नहीं है क्या? और इसी प्रकार वो जो है कोई दूसरा चैनल जो है इस घोर गद्दार कन्याकुमारी से और टॉक शो चलवाया, और वो प्रलाप जो है वो उससे करवा रहा था इस घोर गद्दार कन्याकुमारी से वो राष्ट्रवाद पर, और उस राष्ट्रवाद पर घोर गद्दार कन्याकुमारी के प्रलाप में बीजेपी का प्रवक्ता संबित पात्रा भी शामिल था। यही तो है बीजेपी वालों की देश के खिलाफ देशद्रोही और उसके ऊपर जो है वो राष्ट्रवाद का ये दम और नाटक। कल किसी YouTube में उस घोर गद्दार कन्याकुमारी के मुंह से उसका YouTube में वक्तव्य मैं देख रहा था। वो कह रहा था कि हमसे जो है हमारा इंटरव्यू लेने के लिए सबसे पहले आया जो वो जी न्यूज़ वाला। कन्याकुमारी कह रहा कि हमसे सबसे पहले वो इंटरव्यू लेने आया जी न्यूज़ वाला। जी न्यूज़ वाला कहता है कि हम बहुत देशभक्त हैं। वो जी न्यूज़ वाला इस घोर गद्दार कन्याकुमारी जो कि सरेआम जिसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका इंटरव्यू लेने के लिए वो जी न्यूज़ वाला सबसे पहले गया। ये देखिए देश जो है कितने खतरनाक और देश के दुश्मन, और वो भी मुखौटा पहने हुए देशभक्ति का, या ऐसे लोगों के खतरों से के बीच में यह देश जो है कितना जो है असुरक्षित है, कितना असुरक्षित है। ये नारा लगा करके वो ये घोर गद्दार कन्याकुमारी भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, हाईकोर्ट ने उसको बेल दे दिया, जमानत दे दिया। जमानत में वो फिल्म उपकार का जो गाना है ना, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती तो पूरा नहीं लिखा था, वो रंगबीर जवाहर के पता नहीं क्या लिख करके वो जमानत दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। ये देखिए तमाशा हमारे देश में, माने कि देश के प्रति संवेदनशीलता कितनी शून्य है, और जो ये न्यायालय जो न्यायपालिका भी कितना यानी अपने मुल्क के प्रति जो है संवेदनशीलता के प्रति कितनी शून्यता है, इसका भी तमाशा देखने को मिलता है। और इसीलिए मोदी जी ने इसको अदालती प्रक्रिया में उलझा करके इसको जो है कन्याकुमारी को पूरा मौका दिया, जबकि देशभक्ति का तकाजा ये कहता है मोदी जी कि कोई भी शख्सियत, कोई भी तत्व जो है हमारे देश की संप्रभुता पर जब हमला करता है, इतने खतरनाक नारों को सरेआम लगवा करके उसको सीधे और तुरंत सेना के हवाले करना चाहिए, और जो है और उसको सेना के हवाले करना चाहिए था। और यही नहीं, उसके समर्थन में जो लोग भी आए, राहुल गांधी आया, सीताराम येचुरी आया, डी राजा आया, प्रकाश करत आया, गद्दार जो है ये केजरीवाल है, इन सबको यदि सेना के हवाले कर दिए होते तो कम से कम भारत की और अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष की धरती से कुछ तो पाप का भार जो है या गद्दारी का पाप जो है वो कम हुआ होता, और एक बिफिटिंग संदेश गया होता पूरे देश में, और एक बिफिटिंग संदेश जो गया होता है इन गद्दारों के खिलाफ।
और भी होंगे। आपके मोदी जी आपके रक्षा मतलब आपकी सरकार में, सॉरी, आपके सरकार में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बोला था ना, उन्होंने किसी भाषण में कहा था, और वो आपको भी जानना चाहिए। और हमने तो खैर देखा ही कि जितने भी युद्ध जो है वो इतिहास में, मतलब कोई हाल का पाकिस्तान के साथ नहीं, इतिहास में जितने भी युद्ध हुए, यानी भारत से किसी ने युद्ध जीता नहीं, बल्कि हम अपनों से हारे। इन अपनों को जो है वही जो अपने बन करके भारत को बार बार जो हरा रहे हैं, उन ताकतों को बार बार कम से कम 7 साल के आसपास वीडियो जारी हो गए। भारतीय ताकत दल लगातार बता रहा है कि वो कौन अपने जो कौन ऐसे तत्व हैं जो अपना बन करके अपना का जो है मुखौटा पहन करके बार बार भारत को हरवा रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोग राष्ट्रवाद और देशभक्ति का मुखौटा पहन करके उन्हीं देशद्रोहियों को बचाने का जो है वो षड्यंत्र कर रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए। कि किसी ने आपको ये सिखाया होगा कि भाई जब तक ये कांग्रेस जिंदा नहीं रहेगी, जब तक ये कांग्रेस जिंदा रहेगी, तभी तक आप इसी को दिखा करके एक चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाते रहेंगे। जब तक ये समाजवादी पार्टी जिंदा रहेगी, तभी इसको दिखा करके जो है अपने पक्ष में जो है वो चुनावी माहौल आप बनाते रहेंगे। ममता बनर्जी को आप इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि उसी की बात को बोल करके उसको दिखा करके आप जो है चुनावी माहौल आप बनाएंगे। तो इतना देश के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र करने वाले कभी भी देश का हो नहीं सकता। देश की सुरक्षा और देशभक्ति की मांग ये करता है मोदी जी, इन सारी ताकतों का विनाश करना चाहिए। कुछ हमारे जो राष्ट्रभक्त रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, और जो हमारे अमर शहीद रहे हैं, उनके जज्बों से आप सीखिए। दुख तो इस बात का है कि आप उनका नाम भुनाते हैं, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। याद करिए, पश्चिम बंगाल का जब इसी साल विधानसभा चुनाव था, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो उनका जन्म दिवस है 23 जनवरी, इसको आपने पराक्रम दिवस तो घोषित कर दिया। लेकिन जिस इज्जत के वो हकदार हैं कि कम से कम उनको अपने इस भारतवर्ष का राष्ट्र महानायक के रूप में वो इज्जत आप जो है उनको देने को तैयार नहीं। भारत की करेंसी पर, भारत के नोटों पर जो वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो है, उसके स्थान पर जो है वो सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगा करके कम से कम वो सम्मान दिया जाना जो है इस देश का और अपने राष्ट्र का एक परम कर्तव्य बनता है, और आपका भी कर्तव्य बनता है। लेकिन वो सम्मान आप जो है वो देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आपने तमगा लूटने के लिए मोदी जी, और ये सीधा ये संबोधन आपको है। अब अब इसकी प्रतिध्वनि आप तक पहुँचती कि नहीं पहुँचती है, पहुँचेगी जरूर, लेकिन ये बीजेपी वाले उसको छिपाएंगे। खैर, तो तमगा लूटने के लिए मोदी जी आपने जो है वो आज़ाद हिंद फौज का एक संग्रहालय आपने बनवा दिया लाल किले में। आपने एक मौके पर कहा भी कि ये 15 अगस्त जो है हमारा आज़ादी का दिवस हो भी नहीं सकता। ये बात सत्य है। यहाँ तक तो आपने सत्य बोला कि 15 अगस्त हमारा आज़ादी का दिवस हो नहीं सकता, बल्कि आज़ादी का दिवस वो है कि जिस दिन हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की स्थापना जो है 21 अक्टूबर 1943 को की थी। इसलिए हमारे आज़ादी का दिवस जो है
और जब की थी तो कम से कम 11 देशों ने मान्यता भी दी थी। तो आपका कर्तव्य बनता था कि ये जो अभिशाप है 15 अगस्त तो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी जो है, गद्दार जो है वो नेहरू के लिए है। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का मतलब आप समझते हैं? ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी मतलब कि सौभाग्य के साथ सामना हुआ। तो सौभाग्य के साथ सामना उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का हुआ। देश का तो ट्राइस्ट हुआ सबसे बड़े डिस्ट्रक्शन, सबसे बड़ी बर्बादी का, सबसे बड़ी त्रासदी का, देश के विभाजन का, 25 से 30 लाख जो हमारे भारतीय भाई मारे गए उसका, और 3 करोड़ से ऊपर जो है जो घर उजड़े उसका, और सबसे बड़े वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का उस विश्वासघात का जो कि उसने विश्वास दिलाया देश को कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। पाकिस्तान उसने माने बनवाने की साजिश भी किया, पाकिस्तान बनवा भी दिया और वो जिंदा भी रहा और देश से झूठ बोलता रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। तो 15 अगस्त जो है उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का देश के खिलाफ विश्वासघात का दिवस है। किसी भी रूप में जो है वो 15 अगस्त जो है हम इस देश के लिए आज़ादी का दिवस हो नहीं सकता। और इतना आप भी जान लीजिए मोदी जी कि सरकारी अभिलेख में जो है वो आज़ादी का दिन नहीं लिखा गया है, वो लिखा गया है ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण। और सत्ता की किस तरह से वो छीना झपटी हुई, थोड़ा सा ज्ञान रखिए। और उसी सत्ता की छीना झपटी का ही परिणाम है देश का बंटवारा। और उसका इल्ज़ाम इस तरह से जो है जिन्ना साहब के मथे में मढ़ा गया, इन दोनों के द्वारा, पूरी जेएनपीसी के द्वारा, जेएनपीसी के चाटुकार वो इतिहासकारों के द्वारा, जेएनपीसी के चाटुकार बौद्धिक वर्ग के द्वारा, जेएनपीसी के चाटुकार मीडिया के द्वारा जिन्ना साहब के ऊपर जो मढ़ा गया। मैंने देश विभाजन का इल्ज़ाम जो है उनके मथे जो मढ़ा गया जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों को, जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा, जेएनपीसी के चाटुकार जो है वो बौद्धिक वर्ग के द्वारा, जेएनपीसी के चाटुकार जो है वो जो पत्रकारों का गिरोह है जिसमें कि लुटियन गिरोह भी है, और जेएनपीसी के चाटुकार जो है वो मीडिया के द्वारा। तो आज भी वो मीडिया सक्रिय है, वही मीडिया आज भी सक्रिय है। और जेएनपीसी यानी कितनी बड़ी देश के लिए अभिशाप है, इतनी खतरनाक लूटने वाली, आपको पता है, पता तो होगा ये लूटने वाले, उसका जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितना भी वो इस मीडिया में गंदगी फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं वो ये मोदी फेंकू है, ये झूठ बोलता है। देखिए मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, समझ लीजिए, लेकिन एक वो गिरोह जो कि इस देश को लूटता रहा है, बेतहाशा लूटा है, उसके लोग जो है दूसरे को कह रहे हैं कि भाई इसने देश को बेच दिया, ये फेंकू है। बहुत दुख होता है, हमको दुख होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन बीजेपी और आप मोदी जी, चूंकि आपकी रणनीति चल रही है इस जेएनपीसी जेएनपीसी को बचाने का, जेएनपीसी के यानी वो पापों को धुलने का, उसके पाप को ढकने का। ये नहीं, जेएनपीसी ने जो लूटा है और लूट करके जो काला धन जमा किया है विदेशों में, उस काला धन की भी आप रक्षा कर रहे हैं। जरा आप याद करिए, जो है वो 2019 के संसदीय चुनाव के प्रचार के दौरान आपने खुद कहा था कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि यदि, और ये बात कहाँ बोला थे, भोपाल में, कि भोपाल में यदि एक लिख करके उसके आगे शून्य, एक आगे शून्य लिख करके आगे बढ़ाया जाए तो शून्य वो लिखते बढ़ाते वो दिल्ली तक पहुँच जाएगा। लेकिन इसके बाद पूरा जो है आप और आपका पूरा बीजेपी, पूरा तंत्र आपको उसको सूट हो गया, उसको पूरे केस को निकल गए। अरे यूपीए सरकार के दौरान
कितने घोटाले हुए पता होगा। और आपकी बीजेपी पार्टी ने संसद को महीनों महीनों बंद किया है उन घोटालों पर। और मैं भी जानता हूँ क्योंकि उस यूपीए, खासकर यूपीए 2 के ज़माने में प्रतिदिन महंगाई घोटाला इसी का ताता था। वो सारे घोटाले जो है 2G स्पेक्ट्रम का और CWG कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल का और इसरो, पनडुब्बी और अगस्टा वेस्टलैंड, आदर्श सोसाइटी, कोयला, तमाम सारे घोटाले जो जिसके लिए आपकी बीजेपी ने संसद को, लोकसभा को या राज्यसभा को महीनों बंद करवाया, वो जो है सारे घोटाले आप खा गए। आप खा गए और आपकी पार्टी खा गई, आपकी सरकार खा गई। और एक पर भी जो है आज न कोई बोलने वाला है न करने वाला। ये बड़ा धोखा है आपका। और सिर्फ किस लिए? इसको बचाने के लिए। और शायद आप भूल रहे हैं कि इस जीएनपीसी को बचाने की यानी कोई भी कीमत जो है आप वो देने को तैयार है। ये राहुल कौन है बताइए ना? ये ड्रग स्मगलर है। ये ड्रग की स्मगलिंग करते हुए बोस्टन जो शहर है अमेरिका का, उसमें पकड़ा गया था। और आप ही के जिसकी आप बड़ी तारीफ करते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की क्षमता में इसको छुड़वाए थे। ये राहुल गांधी सिर्फ देश का गद्दार ही नहीं है, ये लूटने वाला डकैती नहीं है। यह जो है रायबरेली गेस्ट हाउस कांड में जो बलात्कार हुआ था उसका आरोपी है। अब चूंकि इस तरह से सब पूरी न्यायपालिका को नथे हुए रहते हैं और न्यायपालिका पूरी वो हमदर्द भी रहती है, तो पूरा केस खा गए। लेकिन केस है वो तो ये बलात्कारी भी है और जो है ये ड्रग वो स्मगलर भी है। देश का डकैत तो खैर है ही, देश का गद्दार तो है ही। आज उसको मौका दे रहे हैं कि जो है पूरे देश में घूम रहा और कोई आपका कोई फर्ज दिखता ही नहीं है। यानी देश के लोगों से, देश के और देश के प्रति जो है कोई भी फर्ज, कोई भी संवेदनशीलता आपकी नहीं दिखती है। सिर्फ किस तरह से इसको सारी सुविधाएं देना और देश में जो है वो घूम करके देश विरोधी जो है वो हरकतें कर रहा, दिन रात वो झूठ बोल रहा है कि चीन की सेना घुसी, चीन की सेना घुसी। ये सारे मौके आप दे रहे हैं इसको, जो कि ड्रग वो स्मगलर भी है। और ये जो ड्रग स्मगलिंग का जो केस है, मैं नहीं कर रहा हूँ। गूगल में किसी से आप सर्च आप करवा लीजिए, वहाँ पर भी दर्ज है कि यह है ड्रग स्मगलिंग करते हुए वो पकड़ा गया था बोस्टन शहर में। और यही अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री की क्षमता में उसको छुड़वा करके इतना बड़ा राष्ट्रीय अपराध किया है। आपके अटल बिहारी वाजपेयी जिसका कि आप यानी गुणगान बहुत करते रहते हैं। तो किस तरह से मैंने इसे जीएनपीसी को बचाने के यानी कोई भी कीमत देने के लिए आप तैयार हैं। और शायद यही शिक्षा उसने दी होगी आरएसएस ने आपको कि इस जीएनपीसी के पापों को ढकिए, उसको बचाइए, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। अरे देश तो आपसे जानना चाहता है कि आपके जो मैंने बीजेपी पहले आप जनसंघ पार्टी थी, जनसंघ के जो संस्थापक थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी हत्या वो ये करवाया था ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला के जरिए जम्मू कश्मीर की जेलों में। इतना भी नैतिक साहस नहीं आपका हो रहा है। आपको 7 साल हो बैठे हुए
और इतना भी मैंने हम क्या बताएं, इतनी भी गलत नहीं हो कि अपने संस्थापक की जो हत्या की गई उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की शाह पर और जो है शेख अब्दुल्ला के द्वारा, उसकी यानी जांच तो आप करवाते हैं। शास्त्री जी की किस तरह से जो है रहस्य में उनको मारा गया, तमाम यूट्यूब पर सब बकेंगे। अपने बीजेपी ने तमाम इस तरह से जो है वो यूट्यूब की सेना को छोड़ दिया है कि शास्त्री जी को जड़ दे के मारा गया, शास्त्री की तरह मारा गया। उसके लाभार्थी जो है वो गद्दार इंदिरा गांधी थी। लेकिन आप जो है जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? आपको इस गद्दार जीएनपीसी को या उस गद्दार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सब सारे गद्दारों को आपको बचाना है। आपके इतने गद्दार नेता वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्हीं की अवधारणा थी वो अंत्योदय। अंत्योदय जो है यानी हमारे अंत्योदय जो हमारे भारतीय समाज का बहुत ही उत्तम एक अवधारणा है कि भाई समाज की प्रगति, समाज का उत्थान का पैमाना वो है कि जो सामाजिक सीढ़ी का, सामाजिक सोपान का या उसका सोशल लैडर का अंतिम पायदान, लास्ट रंग ऑफ दी सोशल ऑर्डर, जब तक उसका उत्थान नहीं होता है तब तक सामाजिक उत्थान की कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती है। ये सोचना था हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आपको पता है ये इसी इंदिरा गांधी ने उनको बड़ी साजिश करके मरवा करके वहाँ मुगल सराय रेलवे स्टेशन के रेलवे यार्ड में फेंकवाई थी। आपने क्या किया? और आपके ये बेवकूफ़ किस्म का जो है ये जो मुख्यमंत्री है, बस उसका नाम बदल दिया, मुगल सराय का नाम बदल दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। लेकिन उनकी मृत्यु की जांच कराने की आपका नैतिक साहस और आपकी मंशा नहीं हुई। मंशा क्यों नहीं हुई? कि आपको इस गद्दार जीएनपीसी को बचाना है। तो ये आप आरएसएस वाले और आप ये मैंने यानी कोई भी कीमत देने को तैयार हैं जो है वो जीएनपीसी के पाप को ढकने के लिए, वो भी गद्दारी के पाप को। ये यूट्यूब पर आप जाइए सिर्फ व्यक्तिगत बातों के लिए। अब गांधी के विषय में कोई वो यूट्यूब पर जो है वो गांधी के विषय में क्या उनका जो ब्रह्मचर्य का प्रयोग है फलाने ढकाने, इससे यानी क्या लेना देना? जो उसका चरित्र होगा या गंदगी जो फैला होगा, तमाम के लोगों ने उसको पत्र लिखा, इस मोहनदास करमचंद गांधी को पता नहीं क्या वो प्रयोग कर रहा था ब्रह्मचर्य का, जो भी है। भारतीय जनता दल की चिंता जो है देश की है, इस राष्ट्र की है, इसकी वो सुरक्षा की है, सिर्फ देश की है। तो देश को इस मोहनदास करमचंद गांधी ने बांटा है सिर्फ जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए। ये सच्चाई। और उससे भी बड़ी साजिश की गई कि इस विभाजन का इल्जाम जो है वो किसी और के सिर पर और वो खास करके जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे। इसकी भी वो साजिश है। इसको समझिए और इसको भी समझिए मोदी जी कि जो मोहनदास करमचंद गांधी ने इस देश को बंटवाया, उस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में जिसके समर्थन में एक भी कांग्रेसी था ही नहीं। और ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है यानी उस कांग्रेस को डिक्टेट कर रहा था, आदेश कर रहा था और उसे सारे जो है वो गलत और असंवैधानिक कार्य हमने कांग्रेस के संविधान के विरुद्ध करवा रहा था। वह गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। सब जानिए इस बात को। और आज भी आप उसकी पूजा करके हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को
वो सम्मान देने के लिए आप जो है मानसिक रूप से तैयार नहीं दिखते हैं, जिसके वो हकदार हैं इस देश में। अरे आप भूल रहे हैं मोदी जी, इसी जब आप मुख्यमंत्री थे वहाँ के गुजरात में, तो इसी आशा में जो है वो सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस आपसे मिले थे, और इसी आशा में वो बीजेपी भी ज्वाइन किए थे कि जब कभी मौका आएगा तो आप जो है जो जितनी यानी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जितनी फाइलें जो है वो जितनी फाइलें हैं जो क्लासिफाइड करके जो है वो छिपाई गई हैं, तो उनको कम से कम जो है आप जो है सार्वजनिक करवा देंगे, और कम से कम देश को जानकारी होगी कि आखिर जो है वो नेताजी की मृत्यु कैसे हुई, क्या हुई, देश कम से कम जानेगा। और आज भी देश काफ़ी इस बात के लिए चिंतित भी है, आतुर भी है इस बात को जानने के लिए। और इसीलिए जो है वो चंद्र कुमार बोस जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते थे, वो बीजेपी ज्वाइन किया और आपसे मिले भी थे जब आप जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनते हुए उन फाइलों को आपने सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि जब कोई आरटीआई के जरिए पूछता है तो फिर वही जो है जो ये गद्दार जीएनपीसी के जब सत्ता में थी, वही उसी तरह का रटा जवाब आ रहा है कि इन फाइलों को सार्वजनिक करने से हमारे कुछ देशों के संबंध बिगड़ जाएंगे। तो आप में और इस गद्दार जीएनपीसी में कोई फर्क नहीं है। और किस तरह से सुभाष चंद्र बोस को इसी जवाहरलाल नेहरू ने मरवाया, यानी वो रूस के जंगलों में बने हुए जेल में, यह भी आधिकारिक रूप से सरकार की ओर से जांच कराने का एक जो है वो परम कर्तव्य बनता है। लेकिन आप लोग जो है वो जो है नाम लेने को तैयार नहीं है। तो ये सरासर धोखा है वो देश के प्रति। आप सिर्फ जो है देश में एक्सप्रेसवे हाईवे बना करके जो है ये सारे पाप को जो है वो ढकना चाहते हैं। ये बराबर जो है वो भारतीय जनता दल का है, ये हाईवे, एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सब आपका धरा का धरा रह जाएगा जब ये देश विरोधी ताकतें, वाम दल वाले, एनपीसी वाले जाकर के वो घेर करके बैठ जाएंगे। इतनी सी अकल, और आप अभी उन्हीं ताकतों को आप जो है पाल रहे हैं सिर्फ वोट के लिए, सत्ता के लिए, और कुछ भी आपको नहीं करना है। जनता को जब भी संकट पड़ता है तो आप जो है उसके लिए जो है नहीं आते हैं, बल्कि जिस जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, जब भी उसको सीए का जो मामला हुआ, चाहे जो किसान आंदोलन के बहाने भारतीय जनता दल बराबर कहा कि भाई किसान आंदोलन सिर्फ मुखौटा भर है, इसमें जितनी भी देश भारत विरोधी ताकतें हैं, चाहे भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो, सब जो है वो लामबंद होंगे, बराबर कर रहा है। तो जनता को आपने इन्हीं यानी देश विरोधी ताकतों के हवाले कर दिया, दिल्ली को कर दिया। शायद आपको वो सब मालूम है, आपकी सारी जो देश विरोधी गतिविधियां हैं वह देश भी भुगत रहा है, और हमारी अवाम भी भुगत रही है, और हमारी जो मशीनरी है, दिल्ली पुलिस वो पिट गई, ये 5-6 से हमारे दिल्ली पुलिस के जवान घायल हो गए, और देश को आपने शर्मसार किया। बताइए, हमारा जो राष्ट्रीय गौरव है लाल किला, और उस पर जो वो तिरंगा जो फहरता है वो भी हमारा राष्ट्रीय गौरव है। आपने इन आतंकवादियों को पूरा मौका दिया, इन देश के दुश्मनों को पूरा मौका दिया कि जाकर के वो चढ़ जाएं, और चढ़ने में भी 3-4 घंटे लगे, सब आपने मौका दिया, वो चढ़ गए, और हमारे राष्ट्रीय गौरव बताइए। हालांकि यदि थोड़ा भी आदेश होता तो वो छावनी है, मिलिट्री की छावनी वो लाल किले के अंदर ही है,
और दिल्ली पुलिस तो खैर थे ही। यदि इनको इशारा होता और इनको इशारा होता, इनको आदेश होता, 1 मिनट में सब जो है सारे देश के दुश्मनों को बिल्कुल भून कर वो रख देते। और कम से कम वो अवसर ना आता, वो घड़ी ना आती कि ये आतंकवादी, ये देश के दुश्मन हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किला पर चढ़ करके जो है और हमारे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके वो आतंकवादी जो वो झंडा लगाए, देश को आपने शर्मसार किया सिर्फ इन देश के दुश्मनों को बचाने के लिए। हद हो गई। चलिए, हमारे देश के लोग और हमारे देश के लोगों से बस यही विनती है, भारतीयता के आधार पर आप एक होइए और इनको इन सारी ताकतों को नष्ट में नाबूद करिए ईवीएम मशीन पर। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।